सो हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो ये हमारी साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में से मानता हूँ। मेरा ये पर्सनल फेवरेट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे कंसेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और जो जो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन आई। तो वैसे ही एनसीईआरटी में शुरू में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि हमारी ह्यूमन आई क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने के कैपेबल है, उसकी ब्यूटी क्या है। सो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उसमें आई भी आते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल। इट अनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आईज। ऑब्वियसली आंख बंद करोगे तो ब्लैक ब्लैक दिखता है, कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को खोलोगे तो आप पूरे जो अपने आसपास की कलरफुल वर्ल्ड है वो आप देख पाओगे। सो ये इसकी ब्यूटी है एंड द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट अनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल एंड वर्ल्ड अराउंड अस। अच्छी बात। अब बात करते हैं यार इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये स्ट्रक्चर है, ब्राइटनेस थोड़ी रिड्यूस कर दे ताकि हम इसे ध्यान से समझ पाए। देखो, आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द आई बॉल। ठीक है, इनकी सबकी सेपरेट डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप एक बार बस इसे ऑब्जर्व करो कि होते कैसे ह्यूमन आई। तो ये आपका आई बॉल हो गया। आई बॉल के सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है। ठीक है, और कॉर्निया से ही जो लाइट है वो सबसे ज्यादा एंटर होती है और लाइट एंटर होती फिर यहाँ पे आपका देखो याद आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, ये आपकी आइरिस में एक ओपनिंग है। आइरिस ये है जो आपको रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये आइरिस है और इस आइरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग है जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है। दिस इज नोन एज प्यूपिल, जिसके थ्रू आपकी जो लाइट है वो एंटर होती है। इस प्यूपिल में लाइट एंटर होती है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द आई लेंस। ठीक है, और ये कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस आई लेंस के साइज को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल करती है। ये आपको जो रेड रेड कलर का दिख रहा है पीछे साइड, ये सिलियरी मसल है और ये आगे साइड ये क्या है, ये आपका आइरिस है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और आई लेंस के साइज को कौन कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल्स करती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले कि आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, रिलैक्स कब होता है, उसका क्या फायदा होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो आपको पूरा राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें एक क्या लिक्विड भरा होता है जिसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर, इसमें फिल्ड होता है। और जो आपका आई लेंस है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक ह्यूमर यहाँ पे फिल्ड होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। तो दो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक है एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या है, ये एक टाइप से स्क्रीन है जिसपे इमेज बनती है। ठीक है, तो ये एक टाइप से स्क्रीन होगी, इस पे इमेज बनती है और फिर वो इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इस ऑप्टिकल नर्व, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलती है और ये जाके ब्रेन से कनेक्ट होती है जहां पे सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं और अपनी आंखों से उस जो भी इमेज है उसे देख पाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अभी डिटेल में इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया। सो कॉर्निया भी जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया एंड इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, और ज्यादातर जो लाइट रेस आती है उनका जो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे का जो पाथ है वो बेंड हो जाता है और ये रिफ्रैक्शन ज्यादातर कॉर्निया के थ्रू ही होता है एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। क्लियर हो गया। अब स्क्लेरा, स्क्लेरा सेकंड है। इट इज द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। जो आंखों का व्हाइट कलर आपको दिखता है, व्हाइट क्या है, दिस इज नोन एज स्क्लेरा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आई बॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई बॉल एक स्फेरिकल इन शेप है, पूरा क्या है, दिस इज होल आई बॉल और इसका डायमीटर भी आपको पता होना चाहिए, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है एक एवरेज ह्यूमन आई का, आई बॉल का जो डायमीटर है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर कहां था, अभी मैंने आपको बताया था, इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड बिटवीन द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस। देखो ये आपका आई लेंस है, ठीक है, और ये कॉर्निया जो आपकी ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, इनके बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पर एक्वस ह्यूमर फिल्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है आइरिस एंड इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब आप मेरे से पूछोगे कि प्यूपिल का क्या काम होता है, प्यूपिल ही से तो लाइट जो आपकी एंटर होती है। अगला प्यूपिल है, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आइरिस। देखो ये आपकी आइरिस थी,
इसके बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रेड रेड नहीं है, ये क्या है, ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का है, जो आपको सर्कल सा दिखता है, दिस इज नोन एज प्यूपिल, और इसी के थ्रू जो आपकी लाइट है वो एंटर होती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दिया, एंड विच लाइट एंटर्स द आई, द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि अगर प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट एंटर होगी, अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसमें से ज्यादा लाइट एंटर होगी। तो इसका साइज भी कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है लेंस। लेंस की भी हमने बात करी, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है बिहाइंड द प्यूपिल, देयर इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसे क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स है बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल, और इस लेंस का साइज कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में। सिलियरी मसल दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड देयर बाय अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो कांसेप्ट है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी के लिए आप बस ये समझो कि जो लेंस है उसका साइज, उसका कर्वेचर को कौन कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल्स करती हैं। विट्रस ह्यूमर की बात करें तो अभी हमने देखा कि एक फ्लूइड है जो इस पूरे आईबॉल में फिल्ड होता है। किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, आपका रेटिना और जो आपका लेंस है उसके बीच में ये जो फ्लूइड है ये फिल्ड होता है। रेटिना ये एक स्क्रीन है जिसपे आपकी इमेज बनती है, ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है। ये ऑप्टिक नर्व है, ये रेटिना से कनेक्टेड होती है, और इसके थ्रू जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है, विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आगे बढ़े, आई होप आपको समझ आओगे कि बेसिक यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इन आई के पार्ट्स का। अब प्यूपिल की बात करें, सो प्यूपिल क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर, दिस इज प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट है वो एंटर होती है, ठीक है। अब इसके थोड़ा डिटेल में इसकी बात करते हैं। सो द आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अराउंड द आई। इसका क्या मतलब है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, उसका साइज बड़ा कर देता है, छोटा कर देता है। तो ये किस पे डिपेंड होगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो दो सिनेरियोज यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। अगर मान लो व्हेन द लाइट इज ब्राइट, इसका मतलब आप एक डार्क रूम से, जैसे थिएटर से बाहर जा रहे हो, तो आप पहले कम लाइट में थे, आप ज्यादा लाइट में, ब्राइट लाइट में एंटर हो रहे हो, तो तब क्या होगा, तब जो आइरिस है वो इस प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, छोटा कर देगी। क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा है, तो ताकि कम लाइट आपकी आंखों में एंटर होगी, ताकि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो एकदम से ज्यादा लाइट एंटर होने से। तो इसलिए आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती है ताकि कम लाइट आई में एंटर हो, ठीक है। अब इसी का अपोजिट सिनेरियो आप एज्यूम करो, आप एक बहुत ही ब्राइट जगह से डार्क जगह में एंटर हो रहे हो, आप बाहर से मान लो थिएटर में एंटर हो रहे हो, थिएटर में डार्क होता है, लाइट्स नहीं होती है, तब क्या होगा, तब आइरिस एक्सपेंड्स द प्यूपिल साइज, यानी कि तब आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो आपके आई में, ठीक है। क्योंकि डार्क में पहले ही नहीं दिखता, इसलिए आइरिस क्या कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में एंटर हो ताकि जितना को दिख सके वो दिख जाए। तो ये आपका बेसिक आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना है। एग्जांपल आप देख सकते हो वही थिएटर वाला है कि जब आप व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, तो आप डार्क से लाइट में एंटर हो, तो जो आपको प्यूपिल का साइज वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, योर आईज गेट्स क्लोज। हम जब बाहर आते हैं एकदम से हमारी आंखें भी बंद होने लग जाती है क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू सी दी बट आफ्टर सम टाइम यू वुड बी एबल टू सी, और धीरे धीरे हमें बाहर का फिर दिखना शुरू होता है क्योंकि धीरे धीरे जो आपकी आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर रही होती है, एंड दिस प्रोवाइड्स अ वेरिएबल एपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका लेंस और सिलियरी मसल से रिलेटेड टॉपिक है कि लेंस कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब वो रिलैक्स होता है, और सिलियरी मसल्स कब लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, कब क्या सिनेरियो होता है और कब वो रिलैक्स होता है। तो वो हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने प्यूपिल के केस में पढ़ा कि आइरिस कब प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करती है, अब हम पढ़ेंगे सिलियरी मसल लेंस को कब कॉन्ट्रैक्ट करती है या कब उसको रिलैक्स करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो द एबिलिटी of the eye lens to adjust its focal length, इसका क्या मतलब है कि जो आई का लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। हमने पढ़ा था कि जो एक स्पेसिफिक लेंस होगा उसकी एक ही तो फोकल लेंथ होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को भी चेंज कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये लेंस को स्पेशल टाइप का लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा घटा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, की जो अपने आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। और कैसे वो चेंज करता है, कब चेंज करता है, वो देखते हैं कैसे। तो सिलियरी मसल बेसिकली जो आपका लेंस है उसको रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब सिलियरी मसल आपके आई लेंस को रिलैक्स कर देगी तो क्या होगा, तो आई लेंस क्या होगा, थिन हो जाएगा, यानी कि सिलियरी मसल ने
एक तरह से वो रिलैक्स हो गई तो जो आपका आई लेंस वो पतला हो जाएगा, और अगर आई लेंस पतला होगा तो इससे जो आपकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो लेट्स से जो आपका आई लेंस है वो पतला हो चुका है, तो आई लेंस अगर देखो ऐसे होगा, ये आपका पतला आई लेंस है, ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो रखा ऑब्जेक्ट है वो दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो ये कब होता है? जब सिलियरी मसल आपकी आई लेंस को रिलैक्स कर देती है, यानी कि वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। अब इसी का अपोजिट सिनेरियो आप देखो कि जब सिलियरी मसल आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, यानी उसे दबाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो मोटा हो जाएगा, जो आपका लेंस है वो और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना आई लेंस बिकम्स थिक। तो अब आपका जो आई लेंस है वो ऐसा है, देख लो थोड़ा सा मोटा। मैं वो जस्ट एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूं। तो आपको जो आई लेंस है वो क्या है, सिलियरी मसल ने उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो मोटा हो गया, इसका साइज थिक हो गया है, तो उससे जो उसकी फोकल लेंथ है वो यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। तो जो सिलियरी मसल है वो आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? जब पास वाला ऑब्जेक्ट देखना होगा, और रिलैक्स कब करती है? जब दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि रिलैक्स करने में फोकल लेंथ आपकी बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करने में फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है और ये ज्यादा डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है, जैसे कि थर्ड पॉइंट में भी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो आपको 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो मायोपिया सबसे पहले, इसी का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। जिस पर्सन को मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस हो रखी होती है, उसे पास वाले ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं, तभी तो नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास वाले जो कम डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, क्योंकि जो आपका फार पॉइंट है, जो मायोपिक आई होती है, जिसे मायोपिया डिजीज हो रखी होती है, उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से पास आ जाता है। देखो जब भी हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो हम उसे इंफिनिटी पे लेट कर रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, और उसका अगर जो हमारी एक नॉर्मल हेल्दी आई होती है वो इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगी। लेकिन अगर कोई मायोपिक आई होगी, जिसे मायोपिया हो रखा होगा, वो दूर रखे ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखे हैं वो नहीं देख पाएगी, तो उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से आगे आ चुका है, यानी कि कम हो चुका है, तो सिर्फ दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, पास वाले ऑब्जेक्ट देखेंगे। अब बात करते हैं कि मायोपिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेस क्या है। 2 कॉजेस आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका देखो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ गया, यानी कि वो थिक हो गया है, तो इसका क्या मतलब है कि उसे पास वाले ऑब्जेक्ट तो दिखने वाले हैं, यानी कि देखो जो आपका आई लेंस है वो थिक हो चुका है, उसका कर्वेचर है वो बढ़ चुका है, और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो दिखेंगे, क्योंकि इससे क्या है, फोकल लेंथ, उसकी जो लेंस की वो फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो जो पास रखे ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल कंप्लीटली सही दिखेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपका दूर मान लो यहाँ पे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है, इस मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो अब पास आ चुका है, वो इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। तो ये हम आगे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और अच्छे से। अब अभी देखो दूसरा इसका क्या कारण हो सकता है, दूसरा है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी कि जो आपकी आई बॉल पहले ऐसे थी वो इलोंगेट हो गई है, उसका जो डायामीटर है वो बढ़ चुका है, डबल हो गया, बढ़ चुका है बेसिकली। अगर बढ़ गया होगा तो उससे जो लाइट रेज है वो पहले यहाँ पे देखो ऐसी लाइट रेज आ रही थी और वो रेटिना पे जाके से कन्वर्ज हो रही थी, अब ये इलोंगेट हो गए, तो अब जो लाइट रेज आने वाली हैं वो कन्वर्ज तो यहीं पे होंगी ना, लेकिन जो अभी इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है, क्योंकि आई बॉल ही बढ़ चुकी है, उसका डायमीटर ही बढ़ चुका है। तो पहले आई बॉल जब यहां पर थी तब तो इमेज बन रही थी, लेकिन अब वो बढ़ चुकी है, यहां पे रेटिना है आपका, अब तो इमेज नहीं बनेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे आपको मायोपिया होगा, ठीक है। अब इसका करेक्शन देख लेते हैं ठीक कैसे होगा। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अब इसका भी कारण है कि कॉनकेव लेंस क्यों हम यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। अभी हमने पढ़ा कि जो आपके देखो जो कर्वेचर है, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ गया यानी कि उसकी पावर बढ़ चुकी है, आपकी जो आई लेंस है उसकी पावर बढ़ चुकी है, और अब वो लाइट रेस को ज्यादा बेंड कर रहा है, इसलिए पास वाले ऑब्जेक्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन जो इंफिनिटी से लाइट रेस आपकी आ रही हैं उनको भी वो पहले ही बेंड कर रहे हैं, बेंड कर दे रहा है, और जो आपका रेटिना है उस पर इमेज बन ही नहीं रही है। तो अब यहाँ पे जब आप एक
यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देते हो, कॉनकेव लेंस लगा देते हो। तो एक कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, लाइट रेस को पहले उसे डाइवर्ज करके देता है, यानी कि डाइवर्ज करके आपकी लाइट रेस को देगा, तो फिर वो जो आपका आई लेंस है वो उसे कन्वर्ट करके रेटिना पर बना देगा। ये हम डायग्राम की हेल्प से आगे समझते हैं। देखो ये आपका डायग्राम है, इससे आप देखो, इससे आपको समझ आने वाला है। देखो मान लो जो आपके मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट से तो वो रिसीड हो चुका है, पास आ चुका है आपका फार पॉइंट। तो ये जो पास रखा ऑब्जेक्ट है ये तो यहाँ पे रेटिना पर बिल्कुल क्लियरली बन रहा है, आपका पास वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। देखो ब्राइटनेस रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे आपको देखा है पास रखा ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियरली रेटिना पर बनता दिख रहा है मायोपिक आई में। लेकिन मायोपिया में देखो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर रखा है, ये पास में रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेस आ रही है, देखो जाके मायोपिक आई है वो क्या कर रही है, वो उसको पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रही है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, जबकि बननी कहाँ चाहिए, यहाँ पर आपकी इमेज बननी चाहिए, जबकि बन यहाँ पे रही है। तो पहले ही इमेज, पहली जो लाइट रेस वो कन्वर्ट कर जा रही है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाइट रेस को यहाँ पर कन्वर्ट करवाने, कैसे करवाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, कॉनकेव लेंस का। ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसका हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसा दिखता है ये, और ये लाइट रेस जैसे ऐसे आ रही होंगी ना, देखो ये लाइट रेस आपकी ऐसे आ रही होंगी, और इन्हें क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ऐसे कर देगा, ये तो सीधी ये ऐसे से डाइवर्ज कर देगा। अब फिर आपका आई लेंस आ गया। अब ये आई लेंस के पास पावर तो ज्यादा है, ये इसे पहले कन्वर्ज कर रहा है। तो अब हमने इसे पहले सीधी लाइट रेस नहीं दी, हमने इसे डाइवर्ज करके तेज ऐसे लाइट रेस हमने इस आई लेंस को दी, और अब इसे ये पावर लगाएगा, और उन्हें बेंड करने में इसको ज्यादा पावर लगेगी, और तब जाके आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर जाके बनेगी। ठीक है, तो हमने सीधी लाइट रेस नहीं दी, हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, और उसने डाइवर्ज करके उसको दी आई लेंस को जो रेस थी, और फिर उसने रेटिना पर जाके उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे पूरा लॉजिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रिपीट पर देख लेना अगर ना समझ आया हो। अब आगे बढ़ते बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है, ये इसका अपोजिट है, इसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि जब आपको दूर रखे ऑब्जेक्ट दिख रहे हो क्लियरली, लेकिन जो पास रखे ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली ना दिख रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नियर पॉइंट है फॉर द पर्सन, इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी कि एक आई का नियर पॉइंट होता है जहां पे हमें जितना, मान लो कि 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है, तो 25 सेंटीमीटर से मतलब यहां तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे वो हमें क्लियरली दिखेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा होगा तो वो हमारी आई को इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आपका नियर पॉइंट है वो और दूर चला जाता है, यानी नियर पॉइंट मान लो 25 से 30 पे चला गया, तो आपका नियर पॉइंट अब पीछे गया है, और आपको 25 पे रखा ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा, जबकि एक हेल्दी आई को 25 सेंटीमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो क्लियरली दिख जाएगा। तो आपका जो नियर पॉइंट है वो रिसीड हो चुका है, दूर चला गया है। ठीक है, इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके कॉज क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। इसमें जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने क्या देखा, मायोपिया में जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि कर्वेचर बढ़ जाता है आई लेंस का। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कर्वेचर कम हो गया, जो आपका आई लेंस है वो थिन हो चुका है, और अगर आई लेंस थिन होगा तो उसका जो आपका फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट तो दिखेंगे, लेकिन पास रखे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, ये यहाँ पे है। एंड इसका दूसरा कॉज क्या है, पहला तो मैंने आपको बता दी कि जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये कब होता है, जब आपका जो लेंस है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। एंड द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और ये तब भी होगा जब आपका आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो। एंड ये छोटा होगा तो उससे देखो जो आपकी आई का जो आपका लेंस है उसकी पावर पहले क्या है, कम है, तो जो पास रखा ऑब्जेक्ट होगा उससे जो ऐसे लाइट रेस आ रही होंगी उसकी पावर क्या है, उसकी आई लेंस की पावर कम है, तो वो उन्हें कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, और कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो उसकी जो इमेज है वो दूर जाके बनेगी, और आपकी आई बॉल का साइज भी अगर छोटा हो गया तो रेटिना पर इमेज आपकी नहीं बनने वाली है, वो बाहर बनेगी। ये आपकी आई बॉल होगी, लेकिन जो लाइट रेस है वो आई के बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ये आगे डायग्राम से समझते तब और अच्छे समझ आएगा। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स क्या करता है, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। तो इसका रीजन देखते हैं क्या है। देखो ये डायग्राम आप देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और इन्फिनिटी यानी दूर रखा ऑब्जेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई को बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन जो पास रखा ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखता है। अब ये एन है, अब ये एन डैश है। यहाँ पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है पास रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा नियर पॉइंट तो रिसीड अवे हो चुका है, तो अब इसकी जगह जो लाइट रेस है वो ऐसे आई,
अब जो लेंस है वो तो पतला हो चुका है, पतला हो गया, इसकी पावर कम हो चुकी है, तो अब वो लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। जैसे तैसे वो करता है लेकिन वो बाहर जाके फिर कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि पावर ही कम है ना। अगर पावर ज्यादा होगी तो वो उसी टाइम कन्वर्ज कर देगा, लेकिन पावर कम है लेंस की तो बाहर जा रही है, यहां जाके कन्वर्ज हो रही है, जबकि होनी क्या चाहिए, यहां पर होनी चाहिए ना कन्वर्ज, तो हो बाहर रही है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगा के, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये आपकी जो लाइट रेस आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी ना, ये ऐसी लाइट रेस आ रही होंगी डाइवर्ज फॉर्म में, ये इन्हें एक तरह से सीधा कर देगा। वो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये आपकी डाइवर्ज रेस को कन्वर्ज करता है, उन्हें सीधा कर देता है। अब ये जो सीधी लाइट रेस है, ये आपका आई लेंस इसे कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि देखो पहले डाइवर्ज रेस आ रही थी, लेकिन अब इन्हें जो आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाई, वो उसको पहले सीधा करके देता है इस आई लेंस को, और फिर ये आई लेंस यहाँ पे रेटिना पर इमेज बना पाता है। ठीक है, तो एक तरह से जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है हमारे आई लेंस की। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, एज वी बिकेम ओल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में बेसिकली ना दोनों चीजें होती है, यानी कि आपको ना तो पास वाले ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं और ना ही दूर रखे ऑब्जेक्ट आपको पास से दिखते हैं। एंड पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है प्रेसबायोपिया का, ग्रेजुअल वीकनिंग। अब ये ज्यादातर प्रेसबायोपिया जो आई डिफेक्ट है ये ओल्ड एज में जाके होता है, यानी जब आपकी जो सिलियरी मसल्स है उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं, उनको वो वीक हो जाती है, और अब वो जो आपके आई लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाती, उसकी पावर कम हो गई बेसिकली, एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। करेक्शन इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको ऑब्वियसली दोनों लेंस यूज करने पड़ेंगे। आप खुद सोचो ना, मायोपिया भी हो रखा है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो रखा है। अब हमने देखा कि मायोपिया में कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो दोनों ही लेंस यहां पर हमें यूज करने होंगे, क्योंकि दोनों यहां पे डिफेक्ट हो रखे हैं। सो यूजिंग बाइफोकल लेंस विद एप्रोप्रिएट पावर। बाइफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें दोनों आपका कॉन्वेक्स लेंस भी हो और कॉनकेव लेंस भी हो, दोनों लेंस लगे होते हैं उस लेंस में। बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैटरैक्ट के बारे में। ये फोर्थ आपका डिफेक्ट है, छोटा सा है। इसमें बेसिकली होता है समटाइम्स ए क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपका लेंस है उसके अंदर ना एक मिल्की क्लाउडी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आई लेंस है उसमें एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो इकट्ठा हो जाता है, और इससे आपकी जो विजन है वो या तो कुछ अधूरी कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, वो कुछ दिखता ही नहीं है। और इसको हम सही कर सकते हैं बाय कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी में क्या होता है, ये जो कैटरैक्ट जो सब्सटेंस है, व्हाइट सब्सटेंस, क्लाउडी सब्सटेंस है, इसे हटा दिया जाता है और फिर आपका लेंस वापस सही हो जाता है, एंड यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स। ये फोर्थ डिफेक्ट था, यहां से खत्म हो गया हमारे सारे आई डिफेक्ट्स। उनके करेक्शन कैसे हम उन्हें करते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म वाला टॉपिक आ चुका है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका डायग्राम बनाने को जरूर आता है, तो इसे जल्दी से समझ लेते हैं। अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हो ह्यूमन आई लर्न विद मधु, आपको डिटेल लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी शॉर्ट में समझते हैं। ये देखो ये आपकी इंसिडेंट बीम है, ये जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे आई है, ये आपका प्रिज्म रखा है। प्रिज्म क्या करते हैं, लाइट रेस को रिफ्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ और ये आपकी लाइट रे ऐसी हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है ना, आपके एयर मीडियम से वो ग्लास में एंटर हो गई, तो मीडियम चेंज होने की वजह से जो आपकी लाइट रे वो रिफ्रैक्ट हो गई। अब नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, और आगे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच का ये एंगल, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला ये आपकी जो आपकी इंसिडेंट रे थी और नॉर्मल थी, इसके बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे एंगल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे और आपकी नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब आपकी लाइट है देखो ऐसे सीधी सीधी चल रही है। अब वापस प्रिज्म खत्म हुआ, प्रिज्म क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है। प्रिज्म से एयर में अब आपकी लाइट रे जा रही है, तो मीडियम वापस चेंज हुआ। अब आपकी जो लाइट रे वो वापस बेंड होगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, और अब यहाँ पे दो एंगल और बनते हैं। ये आप अपनी नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लेनी सबसे पहले। अब जो आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल और आपकी जो आपकी रिफ्रैक्ट, जो आपकी रे यहाँ पे प्रिज्म के अंदर थी, इसके बीच का एंगल को हम क्या कहेंगे, इसे भी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखो ये जो एंगल है ये किसके बीच में है, ये आपकी एमर्जेंट बीम, यानी कि जो बीम निकली है लाइट रे की,
प्रिज्म से, वो इमर्जेंट बीम और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। जैसे यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है इमर्जेंट बीम और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई जो बाहर निकली है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई जो हमने अपने ऐसे जो लाइट रे आई है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आप देखो ये जो आपकी पूरी रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर, ये आप देख सकते हो। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और टर्म है विच इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये जो आपका प्रिज्म है इसके बीच का, ये देखो जैसे आपका प्रिज्म था, ठीक है, तो ये जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। ये बहुत सारे फ्रेंड्स को समझ नहीं आता, इसे समझ लो ध्यान से। देखो ये आपकी इंसिडेंट बीम थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट बीम कैसे जाती, ऐसे जाती सीधी, बिल्कुल ऐसे, ये इसका पाथ होना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म की वजह से ऐसा पाथ नहीं हुआ, रिफ्रैक्ट हो गई। और ये आपकी इमर्जेंट बीम है, ये भी ऐसे है ना, तो इसको भी सीधा सीधा ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये मैंने ऐसे सीधा सीधा जो आपकी इमर्जेंट बीम है उसे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो इंसिडेंट बीम और इमर्जेंट बीम के बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। कि कितनी लाइट रे डेविएट हो गई अपने पाथ में से बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये डेविएशन का एंगल 0 होता, लेकिन क्योंकि प्रिज्म रखा है, रिफ्रैक्शन हुआ है, मीडियम का चेंज आया है, जिस वजह से ये डेविएशन आया, और इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट विच इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट इजी सा टॉपिक है कि ग्लास प्रिज्म आप रखते हो, उसमें से जब आप व्हाइट लाइट को पास ऑन कराते हो, कंडीशन क्या है कि व्हाइट लाइट होनी चाहिए, और व्हाइट लाइट के अंदर हम जानते हैं कि 7 बैंड ऑफ कलर होते हैं जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वो 7 कलर कौन से हैं, विबग्योर, ये आपको याद होना चाहिए। देखो इसे लिख लेते हैं, विबग्योर, ये आपके 7 कलर हैं जो व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपकी व्हाइट लाइट है और इसके अंदर ये सातों के सातों रंग होते हैं। अब ये 7 के 7 रंग आपको दिखेंगे कैसे, इस व्हाइट लाइट को आपने पास करवाने ग्लास के प्रिज्म में से, और आपके सातों की सातों जो लाइट रेस है वो बाहर आपको निकलती दिखेंगे, एक रेनबो सा फॉर्मेशन आपको दिखेगा। अब इनका नाम आप देख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर आपको याद होने चाहिए, और ये इस ऑर्डर में होते हैं, यानी कि विबग्योर ऐसे अपर डायरेक्शन में, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और रेड जो सबसे ऊपर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रीड कर लो, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर में, जिसका नाम है विबग्योर, उसमें स्प्लिट हो जाती है जब आप उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हो, और इसी को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वेरियस कलर है, ये आपके नाम आप देख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The sequence of the colors remember as Vibgyor. The band of 7 color is called the spectrum. इस सारे के सातों का जो कलर का बैंड इसे एक साथ इकट्ठा एक नाम दिया हुआ है which is the spectrum of colors, ठीक है। और इसमें ये 7 रंग आपके आते हैं, एंड ये जो 7 रंगों की स्प्लिटिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म। इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं और इसका रिकॉम्बिनेशन, एक और टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 2 प्रिज्म आपके रखे होते हैं। अब आपने देखो व्हाइट लाइट यहाँ पे पास करवाई, पहले प्रिज्म ने क्या किया, ये आपके सातों जो स्पेक्ट्रम था उसे स्प्लिट आउट कर दिया, यानी कि सातों रंग में उसे व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया। अब जो आपके 7 कलर है वो आए बाहर। अब यहाँ पे एक और प्रिज्म आपने रख दिया, ये आपका दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है आपने इन्वर्टेड फॉर्म में। अब जब सातों रंग वापस इस प्रिज्म में एंटर हुए तो उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि एक प्रिज्म था उसने व्हाइट लाइट को क्या करा, व्हाइट लाइट को से 7 कलर में स्प्लिट आउट कर दिया। अब वापस एक और प्रिज्म आपने रख दिया, उसने इन सातों रंग को क्या किया, वापस रिकॉम्बाइन कर दिया व्हाइट लाइट के अंदर। ये आपकी वापस व्हाइट लाइट थी, ये आपकी व्हाइट लाइट थी, ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर्स था, आपने इसे रिकॉम्बाइन कर दिया, 7 के 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म की हेल्प से वापस रिकॉम्बाइन करके व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट कर दिया। अगर ये दूसरा प्रिज्म ना होता तब क्या होता, तभी आपके बस 7 रंग आपको दिखते, विबग्योर जो रेनबो है वो आपको दिखता, लेकिन आपने क्या किया, दूसरा प्रिज्म रख दिया, वो सातों रंग को वापस व्हाइट लाइट में एक टाइप से कन्वर्ज कर दिया। सो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड लाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेनबो। अब रेनबो कैसे बनता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसे ध्यान से समझना। हम इसे ना डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, कंसेप्ट आप इसे रीड कर सकते हो, खुद आप रीड करना। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये आपकी रेन ड्रॉप है, ये भी डायग्राम सेम है, ये आपकी सनलाइट आई, ठीक है,
ये आपके यहाँ पे सनलाइट आई। अब जब सनलाइट इस रेन ड्रॉप में एंटर होगी तो ये जो रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी। ये आपका एक छोटा सा प्रिज्म, आप इसे समझो कि हर एक जो रेन की ड्रॉप है ना वो एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 रंग में स्प्लिट कर देता है। तो जो आपकी सन से जो आपकी व्हाइट लाइट आई है, इसे एक रे को लेते हैं, रेस तो बहुत सारी आती है लेकिन हमने एक रे का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये व्हाइट लाइट है, दिस इज व्हाइट लाइट, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब व्हाइट लाइट आई, ये आपका प्रिज्म है जो आपकी रेन ड्रॉप है, ये इसको 7 रंग में स्प्लिट आउट कर देगी। आपके 7 रंग है, देखो मैं पतला पतला बना रहा हूं, ठीक है। अब वापस यहाँ पे क्या होगा, ये रेन ड्रॉप के इस सरफेस को टच करेंगे, आपकी सातों की सातों लाइट, यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसको टच करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने आएंगे जब पाथ में उसका चेंज आता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना वापस, तो इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये सातों की सातों लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई। उसके बाद यहां से जब वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलेंगी तो इनके पाथ में चेंज आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो अब यहां पे जो आपके सातों के सातों कलर दिखे हैं, यही तो बाहर निकल के हमें रेनबो दिखते हैं। तो वापस एक बार समझो, व्हाइट लाइट आई सनलाइट में से, ठीक है, जो आपकी रेन ड्रॉप थी उसने क्या किया, वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। आपके सातों के जो सातों रंग हैं वो एंटर हुआ आपकी रेन ड्रॉप के अंदर, रेन ड्रॉप ने उनमें वहां पे फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये सातों की सातों लाइट जब रेन ड्रॉप से बाहर निकलेंगे रिफ्लेक्ट होके, तो वो आपको रेनबो की फॉर्म में दिखने वाली। ऐसी हजारों रेन ड्रॉप्स हैं, सारी प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगी और सारों में से सातों की सातों लाइट बाहर निकल रही होंगी, तब आपको इस सुंदर सा रेनबो देखने को मिलता है। जब आप बारिश के बाद आपको रेनबो दिखता है तभी दिखता है, और ये इसका रीजन है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाना चाहिए। ये ऊपर भी वही सेम थ्योरी लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, और जब ये रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं अलग अलग, उनकी वजह से जब ये लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा हो, उसके पाथ में चेंज आ रहा हो, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका एक एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं इस एग्जांपल से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, तो उसका रीजन देखने वाले। इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। यानी कि देखो जो आपका स्टार है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो ये थ्योरी से बाद में पढ़ सकते हो, ये आप डायग्राम में इसे समझते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ पे स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, इसमें से जो लाइट आ रही है ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मीसोस्फीयर, जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है, जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, हर एक लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है, जिस वजह से जो आपकी स्टार लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम में चेंज आ रहा हो। जैसे कि मान लो ये आपकी एयर है, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है, ठीक है। अब एयर से जब वाटर में लाइट एंटर होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, क्योंकि ये आपका रेयरर मीडियम है, वाटर आपका डेंसर मीडियम है, वाटर ज्यादा डेंस है। अब यहाँ पे देखो जो लेयर्स है वो ज्यादा डेंस होगी, स्पेस में तो वैक्यूम है ना, तो अब यहाँ पे इसका पार्ट डेविएट हुआ, फिर दूसरी लेयर आई, फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वापस रिफ्रैक्शन, 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 ऐसे बार बार रिफ्रैक्शन होता है। और ये एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, तो इसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और फाइनली जब स्टारलाइट आपकी आंखों में एंटर होती है तो बहुत बार रिफ्रैक्ट हो चुकी होती है। तो कभी आपकी आंखों में लाइट ज्यादा एंटर होती है, कभी रिफ्रैक्शन कहीं होकर आपकी लाइट एंटर आंखों में नहीं होती है। तो इस वजह से कभी लाइट एंटर होना आंखों में, कभी नहीं होना। तो इस वजह से जो आपका स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, कभी शाइन होता है यानी कि तब लाइट एंटर हो रही है, जब वो कम होता है, डिम होता है, तो यानी कि लाइट एंटर नहीं हो रही है। ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। और इससे जो स्टार की पोजीशन है वो भी आपको एपेरेंट पोजीशन दिख रही होती है, आपको लोकेशन यहां पर दिखेगी। अगर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ये लोकेशन तो यहां पर है, लेकिन आपको दिखेगा स्टार कहां, यहां पर, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने डायग्राम से समझ लिया होगा। यहाँ पे भी सेम थ्योरी लिखी, आप इसे पढ़ सकते हो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये टॉपिक आपका सनराइज एंड डीरेट सनसेट वाला रिड्यूस हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं स्कैटरिंग की बात करें। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन और इंटरेक्टिंग विद द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, कोलोइडियल पार्टिकल्स, आपको याद होगा। तो देखो जब आपकी लाइट रेज छोटे छोटे जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराती है तो वो क्या होती है, वो एक तरह से स्कैटर हो जाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में से
स्कैटर आउट हो जाती है एक पार्टिकल से टकराने की वजह से, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या है, ये एक ऐसा देखो, टिंडल इफेक्ट डील्स विद द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल्स। अब देखो, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, एक रूम में जब सनलाइट एंटर होती है, आपने देखा होगा आपको अलग अलग व्हाइट लाइट सी दिख रही होती है। डायग्राम देखो, डायग्राम से समझ आएगा। जब एक रूम में लाइट एंटर होती है, देखो आपने देखा होगा ऐसे लाइट एंटर हुई है, तो ये आपको ना जो रेज है वैसे अलग अलग दिखेंगी। इसका रीजन क्या है, आप जहाँ पे जंगल में देख सकते हो, यहाँ पे वैसे लाइट आती है तो आपको अलग अलग जो लाइट की बीम्स है वो दिखती हैं। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो आपके कोलोडियल पार्टिकल्स वहाँ पे मिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो आपको एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कोलोडियल पार्टिकल्स हैं, वो इसको स्कैटर आउट कर देते हैं लाइट की बीम को, ठीक है। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो मिस्ट की फॉर्म में है स्कैटर दी लाइट द कलर, और जब वो स्कैटर होती है वो स्कैटरिंग हमें लाइट की दिखती है अलग अलग लाइट की बीम्स की फॉर्म में, डिपेंड्स ऑन द साइज। अब देखो, जो पार्टिकल है उसका साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक छोटा पार्टिकल है, इससे लाइट टकराएगी, उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। अब जैसे मान लो कोई बड़ा पार्टिकल है तो उससे लाइट और ज्यादा स्कैटर होने वाली है, तो जितना ज्यादा बड़ा कोलोडियल पार्टिकल उतनी ज्यादा लाइट की स्कैटरिंग होगी। अब एक और यहाँ पे वेवलेंथ का कंसेप्ट आता है कि देखो अब यहाँ पे वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि अगर छोटा पार्टिकल होगा तो वो छोटी वेवलेंथ वाली जो लाइट है, जैसे कि छोटी वेवलेंथ वाली कौन सी लाइट होती है, आपकी ब्लू लाइट हो गई, वॉयलेट लाइट होगी, उन्हें स्कैटर करते हैं छोटे पार्टिकल। अब कोई बड़ा पार्टिकल है, वो बड़ी वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं, बड़ी वेवलेंथ जिनकी लार्ज वेवलेंथ है, जैसे कि आपका रेड कलर हो गया, रेड जो लाइट है उसे स्कैटर कर पाएगा। अब देखो, कोई बड़ा पार्टिकल होगा वो रेड को अगर स्कैटर कर पा रहा है तो ब्लू लाइट को तो ऑब्वियसली स्कैटर कर पाएगा, उसकी वेवलेंथ तो कम ही है ना, तो सारी वेवलेंथ को स्कैटर कर देता है, जिस वजह से आपको व्हाइट लाइट दिखती है। जो बड़े कोलोडियल पार्टिकल्स होंगे जब उनसे लाइट टकराती है तो स्कैटर होती है व्हाइट लाइट में, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल है तो सारी वेवलेंथ की लाइट्स को स्कैटर आउट कर देता है। तो ये यहाँ पे यही लिखा है, and if the size of the scattering particle is large enough then the scattered light may even appear white। white भी वो हो सकती है कि वो सारी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर आउट कर देता है, ठीक है। ये आप एग्जांपल आप देख सकते हो। एंड ये लास्ट टॉपिक है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कभी आपने सोचा है? तो इसका रीजन देखो यही है कि बेसिकली जो आपके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे कोलोडियल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो उन कोलोडियल पार्टिकल से जब आपकी लाइट टकराती है तो जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट है वही स्कैटर होती है। छोटी वेवलेंथ यानी कि जो ब्लू कलर है, ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर आउट कर पाते हैं। अब रेड कलर क्यों नहीं होता स्काई का, इसका यही रीजन है कि रेड जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करती है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अब जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो स्कैटर आउट हो जाती है, और वही जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमारी आंखों में जाती है और हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। ये रीजन है, आप पूरी थ्योरी भी पढ़ सकते हो। देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करने में ज्यादा इफेक्टिव हैं, जबकि रेड को स्कैटर नहीं कर पाते क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, और इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है, ठीक है। जो लाइट आपकी आंखों में जाएगा आपको वही कलर दिखने वाला है। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था। ये भी आप डायग्राम से समझ सकते हो कि सन से व्हाइट लाइट आती है जिसमें सातों के सातों रंग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ब्लू लाइट है वही हमारे जो एटमॉस्फेयर के एटम्स हैं वो स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए हमें अपना पूरा एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा जो चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमने सारे टॉपिक्स के क्विक रिविजन कर लिया है। आई होप आपको जो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।